नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। लाभ और हानि का ये हम चौथा प्रकार आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। पिछले 3 वीडियो में हम 3 टाइप सीख चुके हैं लाभ और हानि के। किसी कारणवश मैं डेली कंटिन्यू आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस टाइप में क्या सीखने वाले हैं, आपके सामने ये प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति 15 रुपये में 12 आम खरीदता है और उन्हें 14 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगा। अभी तक मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कोई अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले जो 3 वीडियो मैंने अपलोड कर लिए हैं उनको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने इसका बेसिक जरूर बताया है कि लाभ और हानि एक्चुअली होता क्या है। और ऐसे प्रश्न देखो, अगर हम ट्रिक से करना चाहें तो ट्रिक तो हमने सीखी है। ट्रिक कैसे काम आती है, तो यहाँ हम वस्तु लिखेंगे और इस तरफ हम रुपये लिखेंगे। पहले मैं आपको ट्रिक बता दूँ, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वस्तु की बात करें तो उसने 12 आम खरीदे हैं, कितने रुपए के? 15 रुपए के। फिर उसने बेचे क्या है, तो उसने 10 आम बेच दिए हैं, कितने रुपए में? 14 रुपए में। ठीक है। ट्रिक क्या है, इसको सीपी लिखेंगे, इसको एसपी लिखेंगे। ट्रिक ये है कि इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पर आएगा 150, और जब 12 का गुणा 14 से करेंगे तो ये आएगा 168। ठीक है। 14 दूनी 28, 2 14 एकम 14, 2 16। तो इसको सीपी बोलते हैं, इसको एसपी बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे तो कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे 18 का लाभ हो रहा है। ये लाभ किस पे होता है? सीपी पे। तो यहाँ 150% में बदलना है तो 100 का क्या कर देंगे? गुणा। 50 से काटेंगे, 50 से ये 2 बार, 50 से ये 3 बार, 3 से 18 कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। 6 दूनी 12, तो आंसर कितना आएगा? 12%। ये बात तो रही आपकी ट्रिक की, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ट्रिक का कम से कम उपयोग करें। आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा। चलिए अब ट्राई करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। कभी भी देखिए वस्तुओं पर लाभ हानि निकालनी है, आप खुद सोचिए एक बात कि अगर हमें कोई इंसान अलग वस्तु खरीद कर ला रहा है और अलग बेच रहा है संख्या में, तो वहां पर लाभ हानि निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअली करना क्या होता है हमें कि हमें जितनी वस्तुएं खरीद के ला रहा है उतनी ही वस्तुएं बेचनी है, तो हमें लाभ या हानि आसानी से पता चल जाएगा। अब जैसे देखना, यहाँ पर देखिए 15 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी उसने? 12, और 14 रुपए में कितनी बेच दी? 10। ये वस्तु है, ये रुपए है। देखो यहाँ 12 खरीद रहा है, 10 बेच रहा है, तो यहाँ से लाभ हानि निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे प्रश्नों में एक्चुअली हम करते क्या है कि जितनी वस्तुएं हम खरीद रहे हैं उतनी ही बेचने की भी कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें लाभ हानि की पता चल जाती है। अब देखिए हमारी जिंदगी में भी अगर हम देखें, हमारी लाइफ में भी होगा, अगर हम देखें इस चीज़ को कि अगर हम 10 वस्तु खरीद रहे हैं 50 रुपए की और 10 ही वस्तु हमने 60 की बेच दी, तो जितनी खरीदी उतनी ही बेच रहे हैं, तो पैसों से पता चल जाएगा कि लाभ हुआ या हानि हुई। अब इन वस्तुओं को समान बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और दोनों का एलसीएम कितना आएगा बताना, तो आप कहेंगे 60 आएगा। तो दोनों वस्तुओं को क्या बना ले, क्या दोनों को 60 बना ले। अब 60 बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, इसको 60 बनाने के लिए 5 का गुणा, इसको 60 बनाने के लिए 6 का गुणा, लेकिन ये 5 का गुणा सिर्फ इसमें नहीं होगा, इसमें भी होगा, तो ये रेट भी बदल जाएगी। तो हम बोलेंगे 15 गुणा 5 कहेंगे तो ये कहेगा 75। 75 रुपये में कितनी वस्तु आएगी? 60। बेचेगा कितना? 14 छिकम 84, 84 रुपये में कितनी बेच देगा? 60। अब देखिए यहाँ से क्लियर दिख रहा है कितने का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पर दिख रहा है 9 का प्रॉफिट हो गया। कितने का? 9 का प्रॉफिट हुआ। और ये प्रॉफिट होता किस पे है? तो सीपी पे, यानी 75 पे। परसेंट में बदलना है तो 100 का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 25 चौका 100, 25 थी 75, 3 तरह 9, 4 थी 12। बताइए परसेंट में कितने का लाभ हो गया? तो आप बोलेंगे 12% का लाभ हो गया। तो ये वाला जो तरीका है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस तरीके से सवालों को करेंगे तो जो लेंदी सवाल है उनको भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न मैं आपको सामने ये दे रहा हूं, एक बार इसे आप ट्राई करके देखिए क्या आप इसे कर पा रहे हैं।
और अगर आपसे नहीं आ रहा है या आप बना भी पा रहे हैं सवाल को, तो वीडियो को रोककर एक बार खुद ट्राई करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। अब इस प्रश्न में देखिए बोला गया है कि एक आदमी 10 रुपए में 15 की दर से सेब खरीदता है और 18 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगा? तो वही तरीका, जितने खरीद रहे उतने ही बेच रहे। तो 10 रुपए में उसने खरीदे कितने? 15, और उसने 18 रुपए में बेच कितने दिए? 10। तो यहाँ पर ये वस्तु है और यहाँ पर ये रुपए हैं, तो क्यों ना वस्तुओं को समान कर लें। तो 15 और 10 को समान करने के लिए 15 चौक 60 और 10 छिक्के 60, हालांकि तुम इनको 30 भी बना सकते हो। 30 बना लेते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि दोनों के पारे में 30 आता है। तो 30 बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? इसमें 2 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, लेकिन उस हिसाब से फिर रेट भी बदल जाएगी। अब रेट में देखिए क्या चेंज आता है। 10 दूनी कितने होंगे? 20, और 15 दूनी कितने होंगे? 30। यानी 20 रुपए में 30 खरीदे, 18 थी 54, 54 रुपए में बेच कितने दिए? 10 दिया 30, 30 ही बेच दिए। तो यहाँ रुपयों से पता चल जाएगा कितना का प्रॉफिट हुआ। ये 18 ही है या 13 है, ये जो भी है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है आपका 20 घटा दीजिए 54 में से, तो आप कहेंगे 34 का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये 34 का प्रॉफिट हुआ कितने पे है? तो आप कहेंगे 20 पे, यानी सीपी पे हुआ है। इसको हम सीपी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा एसपी होता है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 34 का हो रहा है। कितने को हो रहा है? 20 पे। प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे। 20 से कम 20, 20 500, 5 का गुणा 34 से करना है, तो 5 का 20, 5 दूनी 5 दी 15, 16 17। तो हम कहेंगे कितने का प्रॉफिट हो गया? तो परसेंट में आप बोलेंगे 170 का प्रॉफिट हो गया। तो मिलता जुलता सवाल था, बिल्कुल पहले सवाल की तरह ही था। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आने वाले प्रश्नों में थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा। देखिए मुझे क्या सिखाना है आपको आज इस टाइप में, और इस वीडियो को खत्म करने के बाद हम इस टाइप को अच्छी तरह से कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइप आपके सामने है। एक आदमी 5 रुपए में 4 की दर से आम खरीदता है और 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में क्या है? बहुत सिंपल है, आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए 5 रुपए में कितने खरीदता है? 4, और 4 रुपए में कितने बेच देता है? 5। क्या इन वस्तुओं को हम समान करेंगे? समान करने का एक और तरीका मैं आपको बता दूं कि इसका गुणा इससे कर दीजिए और ऊपर वाले का नीचे से गुणा कर दीजिए, लेकिन गुणा इन रुपयों में भी होता है, रेट भी तो बदल जाएगी ना उस हिसाब से। अच्छा जी, तो इसको हम क्या करते हैं? इसमें 5 का गुणा करते हैं, इसमें 4 का गुणा करते हैं, तो इसमें भी कितने का गुणा होगा? 5 का। इसमें भी कितने का गुणा होगा? 4 का। तो जो नया रेट आ जाएगी वो आ जाएगी 25 रुपए में कितने आ जाएंगे? 20। ये हो गया सीपी। और 16 रुपए में कितने बेच देगा? 20। ये हो गया एसपी। बताइए 25 का खरीद रहा है, 16 का बेच रहा है, तो लाभ हो गया, हानि हो गई, तो आप कहेंगे हानि हो गई। और ये हानि कितने की हुई है? तो आप कहेंगे 9 की हानि हुई है। इस हानि को परसेंट में बदलना है तो सीपी हमेशा नीचे आता है, और 100 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। बताइए 25 से 100 कितनी बार कटेगा? 4 बार। आंसर कितना आएगा? 36% की हानि। ये इसका सही आंसर होगा। तो 3 प्रश्न जो थे बिल्कुल एक जैसे मिलते जुलते मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको ये 3 प्रश्न समझ में आ गए तो चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़े से मॉडल लेवल के सवाल देखते हैं। अब थोड़ा सा सवाल मैंने थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया है। एक आदमी 1 रुपए में 12 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतने ही संतरों की मात्रा को वह 1 रुपए में 8 की दर से खरीदता है, यानी कि वो 2 बार खरीद रहा है, और वह दोनों को मिलाकर 2 रुपए में 20 की दर से बेच देता है। यानी जितने उसने खरीदे हैं उतने सबको बेच दिया है। रेट क्या है? 2 रुपए में 20 की रेट से बेचा है, तो उसे पूरे घटनाक्रम में 8 रुपए का नुकसान होता है। तो बताओ उसने कुल कितने संतरे खरीदे? बहुत अच्छा सवाल है। चलो एक बार इसे ट्राई करते हैं सवाल को। वही तरीका है, तरीका मेरा चेंज नहीं होगा। 1 रुपए में 12 की दर से खरीद रहा है, क्या लिखेंगे? 1। कितने खरीद रहा है? 12। और एक और दुकान से उसने अभी खरीदे हैं, यानी ये भी सीपी है और इसको भी मैं सीपी ही बोलूंगा। तो 1 रुपए में 8 की दर से यहां से भी खरीद लिए। बात बेचने की आई तो उसने 2 रुपए में 20 की दर से बेच दिए। यानी मैं कह सकता हूं कि 2 रुपए में 20 है तो 1 रुपए में क्या उसने 10 बेचे होंगे। ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि जितने मैंने खरीदे हैं उतने ही मुझे बेचने हैं।
तो इन दोनों को समान बनाते हैं, क्योंकि दोनों दुकानों से उसने समान वस्तु खरीदी है। तो 12 को 8 को समान कैसे बनाएंगे? कभी भी समान दो चीजों को बनाना हो तो गुणा करके ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जोड़ के बना दें दोनों को समान। यानी इसमें आप 4 जोड़ दें तो दोनों 12 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। गुणा करके ही आपको समान बनाना है। और गुणा अगर इसमें करोगे तो होगा रुपए में भी गुणा। अब कैसे होगा देखते हैं। तो 12 और 8 को समान बनाना है तो दोनों को 24 कर ले क्या? तो इसको 24 करने के लिए क्या इसमें 2 का गुणा होगा, और इसको 24 करने के लिए क्या इसमें 3 का गुणा होगा। तो मैं बोल सकता हूं इसमें भी 2 का गुणा होगा और इसमें भी 3 का गुणा होगा। तो आपको ये 24 वस्तुएं कितने की पड़ेगी? तो यहाँ देखिए रुपए ये रहे, 2 रुपए की पड़ेगी, और ये 24 वस्तुएं आपको कितने की पड़ेगी? 3 की पड़ेगी। क्या आपको सीपी टोटल 48 वस्तुएं 5 रुपए की पड़ेगी। 24 यहाँ से खरीदी, 24 यहाँ से खरीद ली, यानी टोटल तुमने 48 वस्तुएं खरीद ली। कितने रुपए की? 5 रुपए की। अच्छा, जितने खरीदते हैं उतना बेचते भी हैं, तो यहां से आप इसको समान कैसे बनाएंगे? एक उसे 5 रुपए में कितनी वस्तु खरीदनी पड़ी? 48, और बेचना क्या है उसे 1 रुपए में। बताइए वो कितनी बेच देता है? तो आप कहेंगे 10 बेच देता है, लेकिन मेरे को जितनी खरीदनी है उतनी ही बेचनी है, तो यहाँ पर फिर से उसको समान करनी पड़ेगी दोनों चीजें। 5 रुपए में 2 दुकान से 48 वस्तु खरीद के आया और उसने 1 रुपए में 10 की रेट से बेच दिया। अब क्या करें कि इन दोनों को समान करने के लिए फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें हम करते हैं 10 का गुणा, इसमें करते हैं हम 48 का गुणा, तो ये समान हो जाएगा 480 480। लेकिन उस हिसाब से इसमें भी 10 का गुणा होगा, इसमें भी 48 का गुणा होगा। तो दोबारा देखें इसको, तो एक्चुअली होगा क्या यहाँ पर? ये रेट हो जाएगी 50 रुपये और ये वस्तु हो जाएंगी 480। ये खरीद बेचने की बात करें तो 48 रुपए में बेचेगा कितनी? 480। ध्यान से देखें तो उसे नुकसान कितने का हो रहा है? 2 का। यह नुकसान कितने को हो रहा है? 50 पे। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 रुपए का नुकसान हुआ है कितनी वस्तुओं पे? 480 वस्तुओं पर। कितने का? 2 रुपए का नुकसान हुआ है कितनी वस्तुओं पर? 480 वस्तुओं पर। लेकिन सवाल में कितने का नुकसान हुआ है? सवाल में उसे 8 रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए कितने का नुकसान हुआ है सवाल में? सवाल में 8 रुपए का हानि हो रही है, लेकिन हमारे सवाल में कितने की हानि हो रही है? 2 रुपए की। क्या हम इस हानि को, 2 रुपए की हानि को क्या 8 बना सकते हैं? तो इसमें 8 बनाने के लिए इसको 4 का गुणा होगा, तो यहाँ पे भी 4 का गुणा होगा। तो जब 2 रुपए की हानि होती है तो 480 वस्तु बेची जाती है, तो 8 रुपए की हानि होगी, तो 8 रुपए की हानि होगी तो कितनी वस्तु बेची जाएगी? तो 8 चौक 32, हासिल 1920। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि जब 2 रुपए की हानि होती है तब वस्तु बेची जाती है 480। तो जब 8 रुपए की हानि करनी है तो ऊपर 8 बनाने के लिए 4 का गुणा ऊपर 4 का नीचे भी करना पड़ेगा, तो ऊपर 8 की हानि हो जाएगी तो वस्तु कितनी हो जाएगी? 1920 हो जाएगी। इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1920। एक बार मैं इस सवाल को पुनः समझा देता हूँ कैसे होगा ये सवाल। देखिए, इसमें आपको 2 बार सवाल के हिसाब से चलना है, और इस सवाल में 2 बार वस्तुओं को खरीदने की बोल रहा है, और दोनों जगह से वो समान वस्तु खरीदने की कह रहा है। 1 रुपए में 12 की दर से खरीदता है, 1 रुपए में 8 की दर से खरीदता है, लेकिन दोनों जगह से जब समान वस्तु खरीदता है तो 12 8 को समान बनाएंगे, तो 12 8 को समान यानी दोनों को 24 बना देते हैं। तो 12 दूनी 24, 8 थी 24, या 2 का गुणा या 3 का गुणा, लेकिन 2 और 3 का फिर दर भी होगा, तो ये 2 रुपए हो जाएंगे, 3 रुपए हो जाएंगे। तो 2 रुपए में 24, 3 रुपए में 24, यानी हम कह सकते हैं कि 5 रुपए में कितनी होगी? 48। अच्छा, बेचना भी समान ही है, तो 48 अगर वो 5 रुपए खरीद के ला रहा है, और बेच किस रेट से रहा था वो? तो 5 रुपए में 48 खरीद के लाया और 1 रुपए में 10 की रेट से बेच रहा है, तो यहाँ पर फिर से इन दोनों वस्तुओं को समान बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी खरीदनी उतनी ही बेचनी है। तो इस 10 का गुणा ऊपर, इस 48 का गुणा नीचे, यही मैंने बताया था आपको। 10 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 रुपए की कितनी हो जाएगी? 480। और 48 गुणा 1 करेंगे तो 48 रुपए की कितनी हो जाएगी? यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 480। अब 480 खरीद रहा है, 480 ही बेच रहा है, 50 की खरीदी, 48 की बेची, तो कितने का नुकसान हो गया? तो आप बोलेंगे सर 2 रुपए का नुकसान हो गया। ये 2 रुपए का नुकसान कितनी वस्तुओं पर हुआ है? तो आप कहेंगे 480 वस्तुओं पर हुआ है। तो इसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 रुपए का जो नुकसान हुआ है, 2 रुपए का जो नुकसान हुआ है वो 480 वस्तुओं बेचने पर हुआ है, लेकिन सवाल में तो 8 रुपए का नुकसान करना है। तो इस 2 रुपए के नुकसान को अगर 8 बनाना है, क्या ऊपर 4 का गुणा होगा? तो फिर नीचे भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। जब 2 रुपए का नुकसान होता है तो 480 वस्तु बेची जाती है, तो अगर 8 का नुकसान करना है तो ऊपर 8 बनाने के लिए 4 का गुणा करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 दूनी ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8, और 480 गुणा 4 करेंगे तो 1920,
यानी कि अगर हमें 8 रुपए का नुकसान करना है तो वस्तु भी हमें फिर ज्यादा बेचनी होगी। 1920 वस्तु जब हम बेच पाएंगे तब हमें 8 रुपए का नुकसान हो पाएगा, क्योंकि हम 480 वस्तु बेच रहे हैं तो मात्र 2 रुपए का नुकसान हो पा रहा है। तो चलिए ऐसे ही मिलते जुलते सवाल अगर हम करेंगे। ये भी टाइप मॉडरेट लेवल का टाइप है, आने वाले टाइप जो मैं कराऊंगा वो अब मॉडरेट लेवल के ही आएंगे। एक बार खुद ट्राई करके देखें सवाल को। अब देखिए, एक दुकानदार कुछ नींबू 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ नींबू 1 रुपए में 2 की रेट से खरीदता है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, 1 रुपए में कितने खरीदता है? 2 की रेट से खरीदता है। और उतने ही नींबू 2 रुपए में 1 की दर से खरीदता है। यानी अगर 2 रुपए में 1 की रेट से खरीद रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 1 रुपए में उसने आधा खरीदा होगा, ठीक है। और बात आती है बेचने की, तो 3 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। इसका मतलब अगर मैं 1 रुपए में बेचने की बात करूं तो क्या उसने 1 ही बेचा होगा क्या? तो मैं कह सकता हूं ये सीपी है, ये सीपी है और इसको बोलेंगे एसपी। आपके मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर ये बताइए, क्या दोनों जगह जो रेट है वो समान करना जरूरी है? नहीं, रेट समान करना जरूरी नहीं है, पर वस्तु समान करना जरूरी है। अब आप वस्तुओं को कैसे समान करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेते हैं सवाल को। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर 2 या आधा या 1, क्या मैं सबको 2 बना सकता हूं? तो चलिए दोनों जगह से समान वस्तु अगर खरीदनी है तो दोनों को 2 बनाते हैं। 1 रुपए में 2 आती है तो मुझे 2 ही यहाँ से खरीदनी है, तो मेरे कितने रुपए की पड़ेगी? 1 रुपए की पड़ेगी। 1 रुपए में 2 वस्तु लेते हैं और मुझे सब यहाँ से भी 2 खरीदनी है, यहाँ से भी 2 खरीदनी है, ठीक है। अब यहाँ से 2 खरीदनी है तो 1 रुपए में 2 आती है तो 1 रुपए की पड़ेगी। अच्छा, ये 1 रुपए में आधी आती है। अगर मुझे यहाँ से 2 वस्तु खरीदनी है, 1 रुपए में आधी, 2 रुपए में पूरी वस्तु होगी। जब 2 रुपए में 1 आएगी तो 4 रुपए में 2 आएंगी। इसका मतलब यहाँ पे मुझे अगर 2 वस्तु खरीदनी है तो मुझे कितने रुपए की पड़ेगी यहाँ पर? तो ये पड़ेगी 4 रुपए की। कितने रुपए की पड़ेगी? 4। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने दोनों जगह से 2 और 2 वस्तु खरीद ली, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि मुझे 5 रुपए में कितनी वस्तु पड़ी? तो आप कहेंगे 4 वस्तु पड़ी। 5 रुपए में 4 वस्तु मैंने खरीद ली। बेची मैंने कितनी? तो जितनी खरीदी है उतनी ही बेचनी है। अच्छा, मुझे 4 वस्तु जहाँ बेचनी है तो मुझे 4 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 4 का गुणा करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 रुपए में उसने बेची कितनी होंगी? 4 ही वस्तु बेची होंगी। जब 1 रुपए 3 रुपए में 3 बेच रहा है तो 4 रुपए में 4 बेचेगा। खरीदी कितनी? यहाँ से भी सामान खरीदनी है, यहाँ से भी सामान खरीदनी है। अब 1 रुपए में 2, तो मुझे 2 ही खरीदनी है इस दुकान से, अगर मान के चलो तो वो 1 रुपए की पड़ी होंगी। यहाँ से भी 2 खरीदनी है तो 1 की आधी आती है, तो 2 के लिए मुझे 4 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, है ना। तो मुझे यहाँ से 2 और 2 यानी 4 वस्तु हो जाएंगी और रुपए कितने खर्च हो जाएंगे? 5 रुपए। 1 रुपया और 4 रुपया। तो 5 रुपए में यहाँ 4 वस्तु खरीदूंगा और मुझे 4 ही बेचनी है। बेचने की रेट क्या है? 3 रुपए में 3। तो क्या मुझे 4 रुपए में 4 बेचनी पड़ेगी? अब देखिए यहाँ पर नुकसान देखिए कितने का हो रहा है, तो 1 का नुकसान हो रहा है। अब सिर्फ प्रतिशत में लाभ या हानि बतानी है, तो ये हानि आपको परसेंट में बदलनी है। सीपी नीचे आ गया, यानी 5 गुणा कितने का कर देंगे? 100 का। 5 से 100 को काटेंगे कितनी बार? आप कहेंगे 20 बार। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20% की हानि। तो आपसे इस सवाल में इसलिए थोड़ा सा मॉडरेट है क्योंकि 2 जगह से खरीदने की बात कर रहा है और समान वस्तु खरीदने की कर रहा है, और नहीं भी बोलता समान वस्तु खरीदने की तब भी हम समान ही खरीदते दोनों जगह से। चलिए आगे बढ़े। एक आदमी 3 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदता है, तो लिख लेते हैं 3 रुपए में कितने खरीद रहा है? 5। और 6 रुपए में 8 की दर से बेच देता है। 6 रुपए में कितने बेच देता है? 8। मैंने क्या बोला था आपसे कि जितने खरीदने हैं उतने ही बेचने हैं, ठीक है कि? अब यहाँ से 5 खरीद रहा है, यहाँ 8 बेच रहा है, तो जितने खरीदने उतने ही बेचने। तो दोनों को समान बनाने के लिए इसमें 8 का गुणा होगा, इसमें 5 का गुणा होगा, ठीक है। तो इसमें भी 8 का गुणा होगा और इसमें भी किसका गुणा होगा? 5 का गुणा होगा। तो जो नई रेट निकल कर आएगी वो आएगी 24 रुपए में 40 वस्तु खरीदेगा और यहाँ पर 5 के 30 रुपए में 40 वस्तु बेच देगा। ध्यान से देखेंगे तो उसे कितने का नुकसान हो जाएगा? 6 का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये नुकसान परसेंट में बदलना है या उसे कुछ और निकालना है। तो उसे अगर 90 रुपए का लाभ हुआ है, सॉरी यहाँ लाभ हुआ है, ये जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर 24 का खरीद रहा है 30 का बेच रहा है, तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ? 6 का। मेरे सवाल में 6 रुपए का लाभ हो रहा है, तो ये लाभ कब हो रहा है? जब वो 40 वस्तुएं बेच रहा है तब। तो मैं ये कह सकता हूं कि उसे तो 90 रुपए का लाभ चाहिए, है ना। तो उसे वस्तु भी फिर ज्यादा बेचनी होगी। देखिए 6 रुपए का लाभ होता है तब जब 40 वस्तु बेचता है। अगर वो 80 वस्तुएं बेच रहा होता तो क्या उसे 12 रुपए का लाभ हो जाता? बिल्कुल हो जाता।
क्योंकि 6 रुपये का जब प्रॉफिट होता है जब वो 40 वस्तु खरीद रहा है, 40 बेच रहा है। अगर वो उसकी दुगनी खरीदता, दुगनी बेचता तो उसे 12 रुपये का लाभ हो जाता। लेकिन सवाल में हमें कितने का लाभ करना है? सवाल में हमें 90 रुपये का लाभ करना है। इसका मतलब ये हुआ, ये ऊपर वाली वैल्यू है 6 रुपये, ये मुझे 90 बनाने हैं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे 90 बनाने के लिए? 6 का गुणा किस में करेंगे 90 हो जाए, तो आप कहेंगे 15 छिक्के 90। तो एक काम करते हैं, ऊपर मुझे अगर 90 का लाभ कमाना है तो ये 90 बनाना पड़ेगा। इसमें 15 का गुणा ऊपर, 15 का गुणा नीचे, तो मैं बोलूंगा 15 छिक्के 90, यानी 90 रुपये का लाभ होगा। कब? जब वस्तु कितनी हो जाएंगी? 15 चौक 60, 600 वस्तु हो जाएंगी। तो उसे 90 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितनी वस्तु बेचनी होंगी? 600 वस्तु बेचनी होंगी। इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा 600 वस्तु। यही उसने पूछा है कि उसने नींबू कुल कितनी संख्या में बेचे या खरीदे जब उसे 90 रुपये का लाभ हुआ। 6 रुपये का लाभ होता है जब 40 वस्तुएं बेचता है। तो 90 का लाभ करने के लिए इसको 90 बनाना पड़ेगा, 15 का गुणा करना पड़ेगा, 15 छिक्के 90। तो यहाँ वस्तु अभी बदल जाएंगी, 15 गुणा 40 यानी 600 वस्तु हो जाएंगी। एक दो प्रश्न और है, उन्हें भी कर लेते हैं सवाल। देखिए, इससे हमारा ये रिवीजन हो जाएगा, तो ये वाला टाइप अभी कंप्लीट हो जाएगा। संजय ने 14 रुपए में 5 की दर से कुछ संतरे खरीदे। देखिए 14 रुपए में कितने खरीदे? 5, और सभी को 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए। यानी 30 रुपए में दर्जन के हिसाब से बेचे, यानी एक दर्जन में 12 के हिसाब से बेचे। तो दोनों से समान कर लेते हैं, ये खरीदने वाली चीज, ये बेचने वाली चीज। तो समान कैसे करेंगे? हाँ, 12 और 5 के पहाड़े में ऐसी संख्या जो दोनों में समान आती है, तो 60 कर ले, दोनों को 60 कर लेते हैं। तो यहाँ में इसमें 12 का गुणा, इसमें 5 का गुणा, रेट भी बदल जाएगी। 12 चौक 48, हासिल 4, 12 4 16, 168 रुपये में कितने आएंगे? 60। तो इसमें भी तो 5 का गुणा होगा, ठीक है, इसमें भी तो 5 का गुणा होगा, ये हो जाएगा 150 रुपये, और 150 रुपये में कितनी आ जाएगी? 60। तो ये रही खरीदने वाली चीज, ये रही बेचने वाली कीमत। तो यहाँ पर उससे नुकसान हुआ या फायदा हुआ है, तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर नुकसान हुआ है। और कितने का नुकसान हुआ देखना, तो आप कहेंगे 18 का नुकसान हुआ। कितने? 18 रुपये का नुकसान हुआ। तो उसने पूछा कि उसे 60 रुपये का नुकसान करना है। अब देखिए 60 का नुकसान करना है, लेकिन मेरे सवाल में 18 का नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान कब हो रहा है? जब उसने 60 वस्तु बेची था। लेकिन मुझे तो ये 60 का नुकसान करना है, यानी ऊपर वाली संख्या मुझे 60 बनानी है। अगर 18 में किसका गुणा करेंगे? 60 बन जाए। तो आप कहेंगे 18 में तो किसी का भी गुणा कर ले 60 बनेगी नहीं। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाली संख्या मुझे अगर ऊपर 60 बनानी है, तो अगर मैंने ऊपर 60 का गुणा किया तो नीचे भी 60 का गुणा होगा। अब मुझे ऊपर 60 ही रखना है बस, क्योंकि 18 रुपये का हानि होती है कब? जब 60 वस्तु बेची जाती है। तो मुझे तो ऊपर 60 की हानि करनी है, तो नीचे फिर वस्तुएं पता चल जाएगी कितनी बेचनी होगी। तो ऊपर 60 करना है तो 60 रखो ऊपर। अब 60 को बने रहने दो, इस 18 को कैंसिल कर दो। 18 को कैंसिल कैसे करेंगे? 6 से काटते हैं, 36 18 और 6 धारे 60। देखिए भाई 60 ऊपर रखना है, तो 3 से इसको काट देता हूँ 20 बार। इसका मतलब ऊपर बचा कितना? 60, और नीचे कितना हो गया बताना? 20 धारे 200। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसे 18 का नुकसान हो रहा था तब उसने 60 वस्तु बेची थी। अगर उसे 60 का नुकसान हो रहा है तो उसने कितनी वस्तु बेची होंगी? 200 वस्तु बेची होंगी। इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 200 वस्तु। 200 वस्तु बेचेगा तब उसे 60 की हानि होगी। और आज का लास्ट प्रश्न है। उम्मीद है आपको ये 6 7 8 सवाल जो मैंने कराए हैं उन्हें देखने के बाद आपको अच्छी सी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप में थोड़ा सा मेरी स्पीड फास्ट रही है तो एक बार वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। एक ही तरीका है जो पूरे कॉन्सेप्ट में लगने वाला है, मैंने और कोई दूसरा तरीका आपको नहीं बताया। चलिए तो इस प्रश्न को ट्राई करते हैं एक बार। क्या बोला गया? सेम सवाल है। एक दुकानदार 2 रुपए में 3 की दर से कुछ आम खरीदता है। 2 रुपए में कितने खरीदता है? 3। और कुछ आम 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। 3 रुपए में कितने की दर से खरीदता है? 2 की दर से खरीदता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करें, यहाँ से भी खरीद ही रहा है, यहाँ से भी खरीद रहा है, तो दोनों को क्या बना ले? वस्तुओं को समान बना ले। समान बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा, इसमें कितने का गुणा? 3 का गुणा। तो जो नई रेट निकल कर आएगी इसमें भी 2 का गुणा होगा, इसमें भी 3 का गुणा होगा। तो जो नई रेट निकल कर आएगी वो आएगी 4 रुपए में उसने खरीदे 6 यहाँ से, और 9 रुपए में उसने खरीदे यहाँ से 6। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है कि उसने इन सभी को 2:3 में मिला दिया। अब देखिए 2:3 में मिलाया है। 2:3 का मतलब यह है कि यहाँ से दुकान से खरीद कर ला रहा था, यहाँ से भी खरीद कर ला रहा था,
सामान सामान खरीद के लानी है दोनों जगह से, चाहे वो न बोले सामान तब भी हमें सामान कर लेनी है वस्तु, ठीक है। अब उसने 2:3 में मिला दिया। 2:3 का मतलब यहां से उसने 2 हिस्सा लिया, यहां से उसने 3 हिस्सा लिया। तो जब 2 हिस्सा लिया तो इसमें भी 2 का गुणा होगा, इसमें भी 3 का गुणा होगा। तो जो नई रेट खरीदने वाली बनेगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो बनेगी, या 4 दूनी हो जाएंगे 8 रुपए में 12 उसने खरीदे, 9 की 27, और ये 27 रुपए में उसे 18 पड़े। तो ये दोनों जो है वो खरीदने वाली कीमत है। दोबारा सुनना, 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे और यहाँ 3 रुपए में 2 की दर से खरीदे, फिर उनको मिलाया किसमें, 2:3 में। तो कभी भी आपको मिलाना हो ना तो उन वस्तुओं को पहले समान बनाओ। 3 और 2 को समान बनाने के लिए दोनों को 6 से करना पड़ेगा। तो इसमें 6 करने के लिए इसमें 2 का गुणा होगा, इसमें 3 का गुणा होगा, तो रेट में भी होगा गुणा, तो ये बन जाएगा। और जब वस्तुएं समान हो जाए ना यहाँ पर, तब उसको मिलाइए। फिर ऊपर अगर 2 अनुपात में मिलाना है तो 2 का गुणा, नीचे अगर 3 अनुपात में मिलाना है तो नीचे 3 का गुणा। लेकिन सिर्फ वस्तुओं में तो गुणा होता नहीं है, रुपयों में भी गुणा होता है। तो ये रुपए हैं और ये वस्तुएं हैं, तो क्या करना पड़ेगा, नई रेट खरीदने वाली निकल कर आएगी। यहाँ जब 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 8, और इसमें 3 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 27। तो ये 8 रुपए में 12 खरीद रहा है, यहाँ से 8 रुपए में 12 की दर से मिला रहा है, और 27 रुपए में 18 की दर से मिला रहा है। तो आप ये बोलेंगे कि ये हो जाएगा उसको 35 रुपए में कितने से पड़ेंगे, तो 10 30 कितने पड़ेंगे, 30। 35 रुपए में 30 उसे पड़ेंगे खरीदने के, और 5 रुपए में 5 की दर से बेच दे रहा है। तो अगर मुझे 5 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है तो मुझे तो यहाँ से 30 बेचने हैं, क्योंकि 30 उसने खरीदे हैं। तो अगर उसे 30 बेचने हैं तो बताइए क्या उसने 30 रुपए के बेचे होंगे, क्योंकि 5 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है तो 30 उसे 30 रुपए में बेचे होंगे। अब मुझे बताइए यहाँ नुकसान कितने का हुआ, तो 5 का नुकसान हुआ। तो वो कह रहा है उसका जो लाभ या हानि जो भी हुई है उसे परसेंट में बताओ। तो मैं कहूंगा कि उसे कितने की हानि हुई है, तो आप कहेंगे 5 की हानि हुई है। ये हानि कितने पे हुई है, तो खरीदी हुई कीमत यानी 35 पे हुई है। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 1/7 जो परसेंट में होता है तो आपको पता होगा 14 सही 2/7% होता है। क्या इसका आंसर 14 सही 2/7 आएगा? बिल्कुल, इसका सही आंसर आएगा 14 सही 2/7। ये क्या हुआ है, उसे हानि हुई है क्या? हाँ बिल्कुल, तो ये हानि निकल कर आएगी। तो इस टाइप में हमने 7 या 8 सवाल किए, एक ही तरीके से किए। थोड़ा सा मॉडरेट जरूर था ये टाइप, लेकिन आने वाली वीडियो में आपको इसी तरह के मॉडरेट सवाल सीखने होंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं लाभ हानि के बाद जल्दी ही नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, तो बने रहिए। अगर आपको वीडियो समझने में दिक्कत आ रही है तो पहले तो वीडियो को कंप्लीट शुरू से एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको फिर भी समझ में कम आ रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखने का प्रयास करें, ठीक है। जो भी देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक तरीका ऐसा जो पूरे टाइम में लग सके। ऐसा नहीं कि एक प्रश्न में पहला तरीका लगा दिया ट्रिक और दूसरे प्रश्न में कोई मैंने दूसरा तरीका लगा दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक ऐसा तरीका जो सभी सवालों में लग सके। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए रहें, जय हिंद।